पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या फिर ईरान की नई ताकत, नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का जो प्लान था, जिसको अप्रूव किया था सिक्योरिटी मीटिंग पे, उस फाइल पर फाइनल साइन नहीं किया है और पिछले 24 घंटों से यह फाइल उनकी मेज पर है, लेकिन ट्रंप साइन नहीं कर रहे हैं फाइनल अटैक ईरान पर करने के। सच्चाई यह भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से प्यूतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। प्यूतिन अभी भी अमेरिका के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि प्यूतिन ईरान को समझाएं और ये जंग रुक जाए। दूसरी तरफ युद्ध के 7वें दिन आज ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं इजराइल पर। अभी तक इजराइल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से कहर पर पा रहा था। आज उसने अपने अस्तबल से, आप यूं कह सकते हैं तोपखाने से, एक नई मिसाइल निकाली। जी हां, सेजिल मिसाइल। और सेजिल मिसाइल से भी इजराइल के कई हिस्सों पर भारी बमबारी हुई है। जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को आज हुआ, उसके स्टॉक एक्सचेंज पर भारी तबाही हुई है। इमारत को काफी क्षतिग्रस्त किया है मिसाइल्स ने। बिजनेस अचानक इजराइल में ठप हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इमारत को जिस तरह से डैमेज किया गया है, आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज रुक गया, बंद हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने मोसाद की इमारतों पर, रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर, सेना के ठिकाने, वेयरहाउसेस, फैक्ट्रियों पर हमले जारी रखे हैं। आप कह सकते हैं कि जो तबाही का ग्राफ है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है जहां तक इजराइल की बात है, जिस तरह के हमले ईरान कर रहा है। उधर इस भारी बमबारी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आज ऐलान किया है कि अब इजराइल के निशाने पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की, और सबसे बड़ा जो टारगेट है उन्होंने आज ऐलान किया वो अली खamenei है। ईरान के सर्वोच्च नेता ही अब सबसे बड़े टारगेट हैं और इनको खत्म करके ही चैन मिलेगा इजराइल को, ये रक्षा मंत्री का कहना है। उधर इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद अली खamenei जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका बयान आया कि उनके जीने मरने से अब इस युद्ध पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान अब इजराइल को ही देख रहा है। फोकस में इजराइल है और फौजें जो हैं वो आगे चल के और कहर पर पाना चाह रही। ये खamenei का आज बयान है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं और बेचैनी बढ़ी है इजराइल में, जहां पिछले 7 दिन से जो जनता है, जो वहां के इजराइल के लोग हैं, ज्यादातर बंकर्स में रह रहे हैं। पिछले 7 दिन से पहली बार इजराइल के इतिहास में ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि रूस के जरिए किसी ना किसी तरह ईरान को अप्रोच किया जाए और उसको टेबल पर लाया जाए, सो दैट सीज फायर हो सके। ईरान को समझाने मनाने की बात अमेरिका और इजराइल रूस के जरिए कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन खamenei ने, जो सर्वोच्च नेता ईरान के, उन्होंने आज क्लियर किया कि अगर समझौता होगा तो ईरान की शर्तों पर होगा, और पहली शर्त यह है कि इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर करें, 2 नेशन थ्योरी पर स्टैंड क्लियर करें। इसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। बड़ी मुश्किल शर्त है, लेकिन एक चीज जो संकेत दे रही वो ये कि ईरान लगातार इस युद्ध में दिन ब दिन हावी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल दबाव में। सवाल यह है कि अगर ये हमले और तेज होते हैं ईरान के, तो क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा, और क्या अंततः मिस्टर ट्रंप अटैक प्लान जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, उस पर साइन करेंगे फाइल पर? मेरा सवाल है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि साहब हम स्ट्राइक करेंगे, वो G7 की मीटिंग छोड़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं और अप्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई हमला करिए, और फिर अगले दिन या एक रात बाद सुबह कहते हैं कि अभी हमला नहीं होगा। तो ये जो दुविधा में, क्या ट्रंप या अमेरिका डर रहा है हाथ डालने में ईरान में? अमेरिका ट्रंप साहब की पर्सनालिटी सबको टेक्निक नाचना चाह रही है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं नहीं, 2 चीजें होंगी। वहां से वो इसलिए भागे कि वो ज़ेलेंस्की से नहीं मिलना चाह रहे थे। ज़ेलेंस्की आने वाले थे जी, आने वाले थे कैलगरी जो उनके माउंटेन में कनाडा में है, तो उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे। इधर हुआ क्या है, एक तारीखी चीज हो गई जो हमने और आपने इसके बारे में तस्करा नहीं किया। वो ये कि आपको अगर याद हो तो आप हमें बता दीजिए, हमें तो नहीं याद कि किसी मुल्क का फौज का बड़ा अफसर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के लंच के लिए बुलाया जाए। वो पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बुलाया गया। ये क्या है भाई? अब इसमें क्या पेच है,
ईरान के साथ, ईरान के बहुत करीब है पाकिस्तान। देखिए 4 मुल्क हैं जिनके पास की परमाणु शक्ति है, जो कि ईरान के साथ खड़े हुए हैं। चीन खामोशी से, रूस जरा कभी आगे कभी पीछे, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं। अब इनमें से हम कहाँ हैं? हमें कभी कभी इस बात को सोचना पड़ता है कि भैया हमारी भी तो कोई जगह है, हम भी तो बड़ा मुल्क है, हमारी भी बड़ी मंडी है, हमारे भी पास बहुत सी शक्तियां हैं। हाँ, वो नहीं है जो कि और लोगों के पास है, लेकिन और लोगों के पास वो शक्ति नहीं है जो हमारे पास है। तो ये एक चीज हमें, मुझे खास करके, ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे, तो आपने 33 देशों में सांसदों को भेजकर क्या हासिल कर लिया? सांसदों का दल उपराष्ट्रपति वेंस से मिलकर आया, लेकिन मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। मुनीर को बुलाए जाने के बारे में पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा है कि यह पहली बार है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस स्तर पर आधिकारिक रूप से न्योता मिला, वो भी तब जब वे किसी प्रकार के राजनीतिक पद पर नहीं है, ना ही मार्शल कानून के तहत शासन कर रहे हैं। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ अमेरिका के राष्ट्रपतियों से तभी मिल पाए जब वे स्टेट के हेड बन गए। आखिरी बार 2001 में पूर्व पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब से किसी आर्मी जनरल से अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई। क्या मुनीर और ट्रंप की मुलाकात कोई सामान्य घटना है? क्या हो रहा है भारत की विदेश नीति में? अगर अमेरिका पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को इतना सम्मान दे रहा है तो भारत का क्या नजरिया है? वो नेशन कहां है जो 2014 से पहले जानने के लिए हर रात वांट किया करता था? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है, पहलगाम हमले के पहले इसी मुनीर के बयान को उत्प्रेरक के रूप में देखा गया था। Reason I had him, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan. भारत ने साफ कह दिया कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है ना करेंगे। भारत की यह लाइन हमेशा से रही है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप मध्यस्थ की तरह ही बयान दे रहे हैं। भारत के इनकार के 24 घंटे के भीतर दोहरा देते हैं। कहां हैं वो विद्वान जो भारत और अमेरिका की दोस्ती पर लंबे लंबे ज्ञान दिया करते थे, जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट बताया करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये मोड़ आ गया है, वो मोड़ आ गया है, पर्सनल टच आ गया है। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद तो पर्सनल टच किसी और के साथ दिखाई दे रहा है। मुनीर को हलाल खिलाया या झटका आप करते रहिए, लेकिन यह तो बताइए कि मुनीर की व्हाइट हाउस में सीधे पहुंच कैसे है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान की निकटता का भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात ही नहीं हो रही, ना सरकार बयान दे रही है। President, in your meeting today with the chief of staff of Pakistan, did you talk about Iran? Yeah. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel; they know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि ईरान को लेकर वहां की समझ काफी अच्छी, ज्यादातर लोगों से बेहतर है। वह इसराइल को भी जानता है, लेकिन ईरान को और भी अच्छे से जानता है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ईरान के मुद्दे पर मुनीर मुझसे यानी ट्रंप से सहमत है। ईरान पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की राय पूछी जा रही है, तो भारत की क्यों नहीं? हमें तो बताया गया था ग्लोबल मसले पर प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन इस तरह की बात ट्रंप ने उनके बारे में नहीं की। आपने नोट किया कि भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में ईरान को लेकर क्या लिखा है? रूटीन सी जानकारी है कि ईरान और रूस के मामले पर चर्चा हुई है, बस यही एक लाइन है। भारत तो दावा कर रहा था कि ग्लोबल मसले पर उससे राय पूछी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन ईरान पर पाकिस्तान की राय की तारीफ कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय लंबा चौड़ा बयान जारी करता है, दावा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ कह दिया सीज फायर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने
न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका से फोन आ रहा था। खुद भारत ने माना है, सवाल ट्रंप के दावे का नहीं। रूबियो से लेकर वांस तक दावा कर रहे हैं। 35 मिनट की इस बातचीत में अमेरिका ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा। तो उसने क्या मदद की? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की कोई भी मदद कर रहा है? वो तो मुनीर को लंच खिला रहा है। यही नहीं, ट्रंप का दावा बंद नहीं हुआ है कि सीज फायर उन्होंने कराया। अब तो उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने युद्ध रोकने में बहुत मदद की। ऐसा लग रहा है युद्ध अमेरिका ने रुकवाया और युद्ध रोकने की कृपा पाकिस्तान की सेना ने कर दी। यहां कुछ सवाल है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा अमेरिका का रोल नहीं था, पाकिस्तान के आग्रह पर भारत ने लड़ाई रोकी। सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान के आग्रह पर अपने कामयाब होते ऑपरेशन को क्यों रोका? 3 दिनों में ही पीछे क्यों हट गए? भारत ने जब बढ़त बना ली थी तब क्यों पीछे हटे? क्या पाकिस्तान का आग्रह उसके आतंकी रिकॉर्ड के सामने काफी था? पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया? यही नहीं, इसका जवाब भी नहीं देते कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी वारदात करने वाले आतंकवादी कहां हैं? अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके? प्रधानमंत्री मोदी फिर यह भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बताइए कहां जारी है, कैसे जारी है? जिस तरह की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती 3 दिनों में की गई, क्या आप ऐसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई को होता हुआ देख रहे हैं? उल्टा पाकिस्तान की सेना के जनरल मुनीर व्हाइट हाउस जाकर लंच फरमा रहे हैं। जैसे ही यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा है सीज फायर में ट्रंप या अमेरिका का कोई रोल नहीं, इस सवाल को कभी ना उठाने वाला या बच बचाकर उठाने वाला गोदी मीडिया जोश में आ गया। और उसके फील्ड मार्शल को पाकिस्तान, अमेरिका का राष्ट्रपति उनको लंच होस्ट करता है। उनके एक जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। फिनोमिनल पार्टनर। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अब आप इन तीनों चारों स्टेटमेंट को जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और भारत की बातों को दुनिया क्यों नहीं मानती है। दूसरी, आज की तारीख में आप ये देखिए कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो चीन, पाकिस्तान, रूस न्यूट्रल हो जाता है और अमेरिका कहता है आई लव पाकिस्तान। भारत कहां है इसमें? जो लोग विश्वगुरु बनने की बात करते हैं उनको यह समझाना चाहिए कि भाई क्यों अमेरिका आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्यों आपके चीन के रिश्ते ठीक नहीं है, क्यों रशिया जो आपका ट्रेडिशनल दोस्त हुआ करता था वो आज पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुप रहता है। अगर हम इन सब बातों को नहीं समझते, अगर हाइपरबोल में, ब्रावाडो में, हाइपर नेशनलिज्म में हम बात करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हम क्यों G7 की बैठक के निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? अगर वी हैव अराइव्ड एट द ग्लोबल लेवल तो हमें क्यों इंतजार था? क्यों अखबार में खबरें छपवाई गई कि हम तो G7 में जाएंगे नहीं? भाई अब तो बहुत हो गया। क्या आपको 2 हफ्ते पहले कि G7 का जो इन्विटेशन आता है, क्या 2 हफ्ते पहले आता है? महीनों पहले सारी प्लानिंग हो जाती। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग विदेश बात बहुत परेशान करती है कि भाई हम अपनी छवि ऐसी बनाएं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत बढ़े, ग्रैंडियर ना जाए ढूंढे हम। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होते। जनरल अयूब खान के बाद मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इतिहास से नजरें चुराने वाले और इतिहास के नायकों को बुरा भला बोलकर खुद को ऊंचा दिखाने वाले नरेंद्र मोदी कभी नहीं समझ सकते कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए जरा इसको समझिए। 1956 में इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए थे। जनता की भारी नाराजगी को देखते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसके साथ ही अयूब खान को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन इसके केवल 20 दिन बाद, जी हां केवल 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट दिया और खुद पाकिस्तान का शासक बन बैठा। इस्कंदर मिर्जा को पाकिस्तान छोड़कर लंदन भागना पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। यह कहानी आपको इसलिए बताई कि पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल की ताकत का अंदाजा, उसकी भूमिका का अंदाजा नरेंद्र मोदी नहीं लगा पा रहे हैं। वो इतना ताकतवर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठी ही सही लेकिन पाकिस्तान की एक चुनी हुई सरकार, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दरकिनार करके आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ लंच करते हैं और पाकिस्तान को भारत की तरह महान बताते हैं। इसका महत्व तो इसलिए ज्यादा है कि केवल 4 कदम की दूरी पर पूरे 2 दिन तक रहते हुए ट्रंप मोदी को चाय तक के लिए नहीं पूछते। अब यहां जो असल सवाल है, और सवाल क्या है, आशंका है, डर है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है
और क्या आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच करना इस साजिश में अमेरिका के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा है? इसकी वजह यह हो सकती है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को इस क्षेत्र में एक सैनिक बेस की सख्त जरूरत है। अफगानिस्तान वो छोड़ चुका है, वो समंदर में शिप खड़ा करके उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकता, और पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के लिए उसकी इजाजत देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों में ईरान को लेकर बेइंतहा सहानुभूति है। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों के प्रस्ताव में पाकिस्तान को शामिल होना पड़ा, न चाहते हुए भी। वो इस समय अमेरिका के खिलाफ जाने का बिल्कुल जोखिम नहीं ले सकता। भारी भरकम कर्जा दिलवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए बहुत सोच समझकर ट्रंप ने यह चाल चली। एक तीर से ट्रंप ने 5 शिकार कर डाले। एक, पाकिस्तानी हुकूमत को यह संदेश कि हम सीधे तौर पर आपकी सेना की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं और आपकी रजामंदी की जरूरत नहीं है, हम जिस दिन चाहें उस दिन आपकी सत्ता पलट देंगे। 2, भारत को यह संदेश कि अमेरिका की नजरों में उसकी अहमियत एक बाजार से ज्यादा कुछ नहीं है। 3, नरेंद्र मोदी को यह संदेश कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर हम आपको धेले भर भी तवज्जो नहीं देते। 4, इस्लामिक देशों को यह संदेश कि वो उसकी एकता को जिस दिन चाहे तोड़ सकता है। और 5, उसके लिए अपने सामरिक हितों से ऊपर कुछ भी नहीं है, न लोकतंत्र, न मानवता और न ही बंधुता। अब जरा सोचकर देख लीजिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देता है, वहां अपना सैनिक अड्डा बना लेता है और फिर पाकिस्तान को महान बताना शुरू करता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आसिम मुनीर बिना अमेरिका की सीधी शह के पहलगाम में कत्लेआम कर सकता है, वो आसिम मुनीर सिर पर सीधे अमेरिका का हाथ होने। इसराइल को तबाही से सिर्फ पाकिस्तान ही बचा सकता है। पाकिस्तान ताकतवर मुल्क है। भारतीय जर्नलिस्ट के इस बयान ने तहलका मचा दिया। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।